नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और मैं हूं पंकज कुमार। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की। आज इस पर हमारे साथ बात करेंगे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिजीत पवार। डॉक्टर पवार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं कि टीवी9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर पवार, आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्लिप डिस्क होता क्या है और ये क्यों हो जाता है, ये बीमारी क्यों है? क्योंकि बहुत जगह स्लिप डिस्क को रप्चर्ड डिस्क भी कहते हैं, वल्जिंग डिस्क भी कहते हैं, हेरिनेटेड डिस्क भी कहते हैं। ये क्या तमाम नाम एक ही बीमारी का है और ये हो क्यों जाता है शरीर में? स्लिप डिस्क मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वो कमर में 5 हड्डियां होती है, 1 2 3 4 5, वो एक के ऊपर एक बैठी रहती है। तो दो हड्डियों के रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो गादी रहती है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। उसका नॉर्मली काम होता है कि शॉक एब्सॉर्प्शन, वो शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम करता है। लेकिन कभी कभी उम्र बढ़ने से या वेट लिफ्टिंग करने से या किसी इंजरी से उसका बाहर का जो लेयर है वो फट जाता है और उसके अंदर का जो पार्ट बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियस करके बोलते हैं, वो जेली जैसे रहता है। तो वो जेली बाहर आ जाता है और वो नस के ऊपर दबाव देता है, उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो डॉक्टर पवार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। वैसे हम ये जानते हैं कि स्पाइन में कुल 26 हड्डियां होती हैं और वो सब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, स्टैक्ड होते हैं। मैं ये समझना चाहूँगा कि उम्र के साथ आखिरकार शरीर के बनावट में वैसी क्या कमियां होती हैं जिस वजह से आपने बताया कि अंदर का जो इनर कोर टिश्यूज है वो बाहर के बोन को धक्का देने लगता है और जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या हमारे शरीर में ऐसा कुछ बनावट चेंज होता है एजिंग के साथ, या कोई ऐसे प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है? आखिर क्या वजह होती है जब हम इस प्रॉब्लम को से जूझ रहे होते हैं? ये बात ठीक है कि चोट लगती है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इससे ये समस्या हो सकती है, पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ एजिंग के साथ ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। देखो, जैसे एजिंग होता है, जैसे अपने एजिंग से अपने बाल सफेद होते हैं, वैसे ही एजिंग स्पाइन में भी होती है। अगर आपका मोटापन है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है बैक का, अगर आपका सोने का स्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपका वर्क स्टेशन अच्छा नहीं है, तो आपके बैक के ऊपर एक कंटिन्यूस स्ट्रेस आता रहता है। तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्ट्रेस योर डिस्क इज एट स्ट्रेस एज वेल। और जैसे उम्र बढ़ती है तो वो अलाइनमेंट को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे वो अंदर का जो जेली पार्ट है वो बाहर आने लगता है। इसीलिए हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका वेट कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो धीरे धीरे बैक के प्रॉब्लम्स इनिशियल स्टेजेस में आते हैं
और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और जब बढ़ते हैं तो नस के ऊपर दबाव आता है और वो स्लिप डिस्क की तरफ स्लिप डिस्क का पेन चालू हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो पेन है जो महसूस होता है, वो बात ठीक है, पर कोई इनिशियल ऐसा सिम्टम होता है जिसको देख के हर पेशेंट अलर्ट हो जाए, सजग हो जाए पहले से कि ये समस्या हमारे ऊपर आने वाली है और इसके लिए हम इस तरह के उपाय करें? देखो, स्लिप डिस्क मतलब शाइटिका पेन, हम लेमैन्स लैंग्वेज में शाइटिका बोलते हैं। तो उसका यूजुअली पेन स्टार्ट होता है बैक में, कमर में स्टार्ट होता है और वो कूल्हे में जाकर, थाइज में जाकर काफ तक पहुंच जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट्स का कंप्लेंट होता है कि ये पेन मुझे बार बार हो रहा है, तो कमर से थाइज में जाकर लेग्स की तरफ जा रहा है और दवाई से उसे फर्क नहीं पड़ता है। जब ये प्रॉब्लम और बढ़ता है आगे, तो धीरे धीरे पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में भारीपन आना, लूलापन आना या वीकनेस होना, ऐसी भी सिम्टम्स हो सकते हैं। नहीं तो क्या क्योंकि कई बार ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेशेंट के लिए कि वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाए कि न्यूरो के पास जाए, क्योंकि कई लोग कहते हैं ये न्यूरो का प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं ये ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना होगा। तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि आखिरकार एक पेशेंट को, जैसे आपने कहा कि ये ठीक बात है, साइटिका बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, लोग कहते हैं साइटिका हो गया और इस वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे कम ओवर के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए कितना समय लगता है नॉर्मली? और दूसरा, कैसे पेशेंट डिफरेंशिएट करे कि उसको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है? नहीं, देखो, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी भी एक स्पेशल ब्रांच है जो इसको ट्रीट करते हैं, और न्यूरोसर्जन्स भी इसको ट्रीट करते हैं। पर अगर यूजुअली अगर काफी खाली आपको बैक पेन है और आपका कमर का दर्द लेग्स की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो एक मैकेनिकल मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है। पर जहां पेन जब कमर से होके थाइज में, बटक्स में लेके लेग्स में जाता है, रेडिएटिंग पेन जिसे शाइटिका पेन बोलते हैं, तो वो स्लिप डिस्क का पेन ही रहता है। उसके वो नसों के ऊपर दबाव आने के कारण वो पेन होता है। तो अगर वो पेन आपका लगातार आपको हो रहा है और आपको वो रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आपने ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हो या न्यूरो सर्जन जो आपके नजदीक हो, उनके पास आपने जाके एक बार कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, लेकिन इन दिनों ये समस्या एजिंग के साथ ही नहीं, बच्चों में भी दिखाई पड़ रहा है। मैं कहूँ कि पहले 40 से 50 के बीच में ये नॉर्मल प्रॉब्लम था, कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती थी, लेकिन अब 30 और 40 के बीच में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुका है। क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है या कंप्यूटर लैपटॉप के साथ बैठने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि नेक, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, या मैं कहूँ लंबर का प्रॉब्लम या मिडिल बॉडी का प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ दिखता है और अल्टीमेटली यही कहा जाता है कि ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। करेक्ट। देखो, ये जो प्रॉब्लम है अभी 20 साल के लड़कों में भी दिख रहा है, 20, 16, 17, 18, 25, इस उम्र में भी दिख रहा है। उसका वन ऑफ द रीजन इज कि जो नॉर्मल बैक पेन होता है उसको लोग अनदेखा करते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे आजकल आप देखेंगे कि वो एक्सरसाइज में नहीं, उनका मतलब फिटनेस नहीं होता है, मोटापन होता है बच्चों में, और थोड़ा बहुत भी इंजरी होता है खेलते हैं तो इमीडिएटली स्लिप डिस्क उनको हो जाता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस विच हमने देखा है आजकल की मोटापन होता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज उसका रीजन होता है कि पेशेंट्स में बैक पेन होता है और वो धीरे धीरे स्लिप डिस्क की तरफ बढ़ जाता है। ये जो वेट लिफ्टिंग की बात आपने कही, क्या वेट लिफ्टिंग में पोस्चर गलत होता है तो ये प्रॉब्लम है, या जो एक प्रोटीन कोलेजन की बात होती है कि उसमें वियरिंग टियरिंग हो जाता है और इस वजह से दिक्कत होती है, क्या ये किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मेन वजह है या एक्सरसाइज या एजिंग यही मुख्य वजह है? नहीं, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का कोई रीजन नहीं है इसमें। वन ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मोटापन और लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपका मसल टोन कम होता है बॉडी का। बैक के जो मसल्स होते हैं और पीछे पेट के जो मसल्स होते हैं, उसका टोन इतना कम रहता है कि स्पाइन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, स्पाइन को ज्यादा काम करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेशेंट फिट हो, अगर आदमी फिट हो, तो उसके बैक के मसल्स और बेली के मसल्स, पेट के मसल्स और स्पाइन की रीढ़ की हड्डी, ये तीनों साथ में काम करते हैं और वो स्पाइन को बैलेंस करते हैं।
अगर आपका ये बैक के मसल्स वीक हो बिकॉज आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, आपके अगर पेट के मसल्स वीक हो बिकॉज आपका पेट थोड़ा फुला हुआ है, तो आपकी स्पाइन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वियर एंड टेयर ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे वो इनिशियली बैक पेन से स्टार्ट होता है और वो लेग पेन की तरफ बढ़ने लगता है। एक सवाल मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा कि अक्सर ये बातें होती है कि जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है उनको सर्जरी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये पेशेंट्स में आम कन्फ्यूज़न है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या किसी भी पेशेंट को डॉक्टर के एडवाइस से ही जाना चाहिए? क्योंकि बार बार ये बात होती है कि अगर ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है और आप सर्जरी कराते हो तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ये आम पेशेंट्स में ये कन्फ्यूज़न होता है। नहीं, कंफ्यूजन होता है, ये सही बात बोली आपने। पर 80% लोगों में ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो सही ट्रीटमेंट लेने से 6 से 8 हफ्तों में वो चला जाता है। खाली वो 20% पेशेंट्स होते हैं जिनका प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनको दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं आता है, उन्हीं को आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 80% लोग हैं उनको दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, कमर का पट्टा लगाने से, एक्सरसाइज करने से उनका प्रॉब्लम कम होता है या निकल जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि सर्जरी जो है वो लास्ट ऑप्शन है, एक्सरसाइज है बिल्कुल। और तमाम फिजियोथेरेपी है, उससे इस प्रॉब्लम का समाधान है, इस समस्या को सुलझाया जा सकता है 80% लोगों को। 80% लोगों को। बिल्कुल ठीक डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जरा उस एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक ये जान सकें जो स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जो फेस कर रहे हैं, उनको किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जब उनको sciatica पेन होता है या स्लिप डिस्क का पेन होता है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि मैकेंजी पैटर्न एक्सरसाइजेस। मैकेंजी पैटर्न एक्सरसाइजेस मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मैकेंजी पैटर्न मतलब क्या होता है कि हर एक पेशेंट को उसका एक सर्टन स्पेसिफिक पोस्चर में या सर्टन स्पेसिफिक एक्सरसाइज से ही उसको फर्क पड़ता है और हर एक पेशेंट का बॉडी प्रोफाइल अलग होता है। तो नॉर्मली स्लिप डिस्क के पेशेंट्स में एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस से उनको ज्यादा आराम आता है और फ्लेक्शन एक्सरसाइज से उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी 5 या 6 प्रकार के होते हैं। तो ये डॉक्टर का काम होता है कि ये पेशेंट्स को कौन सा पोस्चर सूट करेगा, कौन सा एक्सटेंशन एक्सरसाइज उसको सूट करेगा। तो वंस यू गो टू द डॉक्टर, ही शुड असेस यू, आपको असेस करना पड़ेगा कि ये पोस्चर ये पेशेंट के लिए ठीक है, ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज ये पेशेंट के लिए ठीक है और ये एक्सरसाइज करने के बाद इसका दर्द कम हो रहा है तुरंत, तो वो एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब वो डॉक्टर करते हैं और फिर उन्होंने रेगुलरली वो एक्सरसाइज करनी चाहिए 3 से 4 बार दिन में, और फिर 2-3 हफ्ते में उनका दर्द धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए हर पेशेंट का प्रोफाइल अलग होता है और इसीलिए उसको असेसमेंट करना बहुत जरूरी है डॉक्टर ने उसके लिए पेशेंट की। डॉक्टर, मैं ये समझना चाहूँगा, जैसे हम जैसे लोग जो ऑफिस में लगातार बैठे रहते हैं, घंटों बैठते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? वो कितनी देर तक बैठे रहें या कितने टाइम पीरियड के बाद उनको उठना चाहिए, वॉक करना चाहिए या अपने पोस्चर में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए जिससे स्लिप डिस्क की समस्या उनके जीवन में आए नहीं? करेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, क्योंकि आजकल काफी लोग आईटी इंडस्ट्री में है तो काफी वक्त तक चेयर पे बैठना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वर्क स्टेशन अर्गोनॉमिक्स, मतलब वो चेयर, उनका जो चेयर वो यूज कर रहे हैं उसका पोजीशन ठीक है क्या, वो कंफर्टेबल है क्या, उसको पीछे बैक रेस्ट है क्या, उसका हैंड रेस्ट कैसा है, उसका नी का रेस्ट कैसा है, ये सब चीजें उन्होंने पहले ही देखनी चाहिए। अगर वो लोग जिस चेयर पे बैठ रहे हैं और वो बैठने के बाद उनको तकलीफ होती है या इवनिंग में बैक पेन महसूस होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो वर्क सेशन को एडजस्ट करे और उस तरीके से चेंज करे उसको। और जैसे आपने बोला कि माइक्रो ब्रेक्स, अगर वो 2 घंटे से ज्यादा बैठ रहे हैं ऑफिस में तो उन्होंने 2 घंटे के बाद अपने चेयर से उठना चाहिए, माइक्रो ब्रेक लेना चाहिए, साइड में जाके किसी अपने कैफेटेरिया में जाके या बाहर जाके थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उससे उनका बैक पेन का जो इंसिडेंस है बहुत कम हो जाएगा। इनिशियली क्या होता है, इन पेशेंट्स में ये नॉर्मल बैक पेन से स्टार्ट होती है, उसको अनदेखा किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है
और ये बैक पेन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो स्लिप डिस्क की तरफ प्रोग्रेस करता है। तो इसीलिए ये सब वर्क स्टेशन अर्गोनॉमिक्स, माइक्रो ब्रेक्स, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आजकल। डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अगर थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दिया तो क्या ये फुट पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है, या कई बार क्या स्लिप डिस्क का हीलिंग खुद हो सकता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, खुद होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। अगर स्लिप डिस्क शुरुआती स्टेज में हो, जल्दी पकड़ा गए और आपने प्रिकॉशन लिया अच्छे से, तो स्लिप डिस्क अपने आप ठीक भी होता है। बट यूजुअली क्या होता है, मैंने देखा है पेशेंट्स उसका अनदेखा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं कि मेरा ठीक हो जाएगा, मैं तो फिट आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। दैट इज अ जनरल बिलीफ रहता है लोगों का, और वो प्रोग्रेस होते जाता है। जैसे ही प्रॉब्लम बढ़ता है तो इनिशियली बैक पेन में रहता है, लेकिन ग्रेजुअली प्रोग्रेस होकर वो काफ में, फुट में भी जाता है। उसमें फुट का वीकनेस भी हो सकता है अगर उसको बढ़ने दिया हमने तो क्या ग्रोइन इंजुरी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, ग्रोइन इंजुरी भी बहुत कॉमन है, क्या इस वजह से हो सकता है क्या? नहीं, ग्रोइन यूजुअली स्लिप डिस्क से ग्रोइन पेन नहीं होता है। ग्रोइन पेन अलग पेन होता है, उसको डिजनरेटिव डिस्क डिसीज बोलते हैं। इट्स अ डिफरेंट डोमेन। ओके। स्लिप डिस्क पेन से यूजुअली शायटिका जैसा पेन होता है, जहां से कमर से लेके थाई तक पेन जाता है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।